हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शरद कुमार आर्य। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल @msm.शरद में। इस चैनल पे ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो के आने से पहले हमारी दो वीडियो आ चुकी हैं। फर्स्ट वीडियो में आप जैसा कि आपको पता है, इन वीडियोस में पहली सीरीज हमने शुरू की है टेंस। टेंस की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई थी कि टेंस होता क्या है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि टाइम को हम कैसे पहचान सकते हैं किसी भी टेंस के अंदर, कि कौन से वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये समझ जाएंगे कि किस टाइम की हम बात कर रहे हैं। थर्ड वीडियो में मैंने आपको सेकंड वीडियो में ही समझा दिया था कि थर्ड वीडियो में क्या होने वाला है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन, यानी कौन से वो ऐसे वर्ड्स हैं, क्या क्या कैसे वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये समझ जाएंगे कि किस एक्शन की बात हो रही है। इसे समझने के बाद, ये वाली वीडियो को देखने के बाद, आपको टेंस कोई सा भी सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उस सेंटेंस को रीड करने के तुरंत बाद आप ये बता देंगे सामने वाले को कि ये कौन सा टेंस है। 12 के 12 टेंस में से आप ये समझा देंगे किसी को कि किस टेंस की बात हो रही है। इसे करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो में। कौन विच आर द वर्ड्स by the help of which we can understand that about which actions we are talking about. Okay, पहला मैंने आपको समझाया था एक्शंस कौन से होते हैं। पहले मैं चारों लिखवा देता हूँ। इंडेफिनिट एक्शन होता है बेटा सबसे पहले हमारा, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है, उसके बाद परफेक्ट एक्शन होता है, और इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। इंडेफिनिट अभी स्टार्टिंग में पहले मैं इंडेफिनिट नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, वो मैं बाद में कराऊंगा। अभी मैं पहले आपको ये तीनों एक्शन समझाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको इसके ब्रैकेट में लिखवाया है वर्ब। वर्ब क्या है भाई? जैसे हमें टाइम के बारे में हेल्पिंग वर्ब समझा रही थी, सेम उसी तरीके से हमें एक्शन के बारे में वर्ब समझाती है, ठीक है। किसी भी टेंस के अंदर वर्ब जिस वर्ब को हम जिस तरीके से यूज करते हैं, वो तरीका ही हमें किसके बारे में बता देगा, एक्शन के बारे में। हाँ देखो, कंटिन्यू मैंने आपको लिखवाया था, हिंदी में आप पढ़ते हो। कंटिन्यूअस एक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें वाक्य के लास्ट सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है। यहाँ क्या है, आप तुरंत सेंटेंस, आप इंग्लिश मीडियम में तो भाई हिंदी का कोई क्या कहते हैं एग्जाम्पल आता ही नहीं, तो हम इंग्लिश का सेंटेंस देख के कैसे समझ जाएंगे कैसे यूज होगा, और कैसे हम एक्टिव पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव पैसिव में इसका बहुत यूज होता है, हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कौन से टेंस की बात हो रही है, उसमें भी यूज होगा। यहाँ अभी आप पहले ये समझ लीजिए कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। कॉन्टिन्यूअस एक्शंस में बेटा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। जैसे हिंदी में आप देखते हो रहा, रही, रही, वैसे ही इंग्लिश में कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट, आज के बाद कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखा हुआ मिल गया, आप तुरंत आपके माइंड में बात क्लिक करनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस एक्शन होगा, इसके अलावा कोई और सा एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल गया तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से परफेक्ट क्या है? जब कभी भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिलेगी किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो आप तुरंत, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगी बात कि हमारा परफेक्ट एक्शन है, जो जो कार्य खत्म हो चुका होता है। यानी हिंदी में होता है चुका है, चुकी थी, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये क्या होता है हिंदी में समझाते हैं आपको टीचर्स। इंग्लिश में क्या है, आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखी हुई मिल गई अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक बात करेगी क्या, ये परफेक्ट एक्शन है, इसके अलावा कोई और सेक्शन नहीं हो सकता। अब ऐसे ही आपके दिमाग में ये आएगी, सर ने अभी ये तो समझा दिया कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आता है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है। अब ये एक वही वाला एक्शन आ गया दोबारा से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या करेंगे भाई, कॉन्टिन्यूअस तो इसमें भी है, इसमें भी आईएनजी आएगा, परफेक्ट तो इसमें भी है, इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन वर्ब तो हमारे पास एक होती है। एक वर्ब में हम दोनों चीजें कैसे लगा दें, ये भी समझाता हूँ। क्या है कॉन्टिन्यूअस? मैंने बताया था कि इसमें क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा। इसमें भी आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी यहाँ जो मैंने बताया था, जब कभी भी आईएनजी फॉर्म मिल गई तो तुरंत आप पहचान जाओगे कि कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है अभी, ठीक है। अब यहाँ पर भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा। अब आप कहोगे परफेक्ट क्या है भाई, परफेक्ट कैसे बताएं? परफेक्ट बताने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है हेल्पिंग, एक वर्ब आता है, एक वर्ड आता है बीन। बताई थी ना मैंने, हेल्पिंग वर्ब में बीन थर्ड फॉर्म। वहां वो टाइम, वहां उसका कोई यूज नहीं था, यहाँ है।
वर्ब अपना कार्य करने में थक गई या फिर वो असमर्थ हो गई कि मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया। कैसे भाई? मैं एक्शन बताने का काम है मेरा, मैंने यहाँ बताया, मैंने यहाँ बताया, मैं यहाँ बताते हुए अब 2 एक्शन तुम ले आए, एक मुझ अकेले से लड़ने के लिए तुम 2 जने ले आए, तो मैं अकेला वर्क नहीं कर पा रही, मैं थक गई, मैं एक को तो मैंने संभाल लिया, दूसरे को कैसे संभालूं? तब इसकी मदद करने हेल्पिंग वर्ब आई। यही रीजन है कि हम इसको एज एन इसका इस टॉपिक का नाम हमने रखा है, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। समझ गए? यही है ये गिरगिट, ये अपना रंग बदल देता है ये वर्ब की मदद करने के लिए, ठीक है नहीं? तो ये बीन हमारी, इसलिए इस बीन को हम बी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जहां जहां जैसे यूज होता है वर्ब, जहां असमर्थ होगी वहां ये आएगा उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ बी की थर्ड फॉर्म आई, मैंने आपको बताया परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यानी ये क्या हो गया हमारा परफेक्ट एक्शन। और बीन के साथ जब जब कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखा हुआ मिलेगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे, तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखो दोनों चीजों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम समझाया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब समझाई थी। जब कभी भी सेंटेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जैसे इज के साथ आईएनजी, एम के साथ आईएनजी, आर के साथ आईएनजी मिल गया, तो आप तुरंत पहचान जाओगे इज एम आर आपको बताएगी किस चीज के बारे में, प्रेजेंट टाइम के बारे में, आईएनजी आपको बताएगा कॉन्टिन्यूअस के बारे में, तुरंत आप पहचान जाओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके अलावा कोई और टेंस हो ही नहीं सकता। कितना इजी है। इसी इसी के आधार पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा भाई? वाज वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है तो वो क्या होगा? पास्ट कंटीन्यूअस। एग्जाम लिखवा देता हूँ, चलो मैं फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं है, सिर्फ ये समझ जाइए फर्स्ट वीडियो में जो मैंने हेल्पिंग वर्ब समझाया था और इस वीडियो में जो मैंने आपको एक्शन समझाए हैं। अब इनके आधार पर आप समझ जाओगे। अब कहोगे भाई ये इंडेफिनेट क्या है, आपने तो बताया था इंडेफिनेट भी है। चलो इसको भी समझाता हूँ। इसको समझने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करोगे आप, लेकिन इतनी नहीं है, थोड़ा सा ही है समझने के लिए, वो भी आप समझ जाओगे। क्या होता है भाई इंडेफिनेट? इंडेफिनेट के 3 होते हैं टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें प्रेजेंट के बारे में बताती है, हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें पास्ट के बारे में बताती है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म से ही हम टाइम और एक्शन दोनों पहचान जाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें इंडेफिनेट के बारे में बताएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें पास्ट इंडेफिनेट के बारे में बताएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में बताएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट के बारे में बताएगी। लेकिन सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट के बेस पर वर्ब में थोड़ा सा चेंज होता है, वो आप समझ लीजिए क्या होता है। जब कभी भी सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब कभी भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हम यूज करते हैं। जब कभी भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, जब कभी भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम ऐसे ही यूज करते हैं एज इट इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही नहीं लगती। यानी जब कभी भी, हमें हमने क्या समझा? जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्शन होगा, इसके अलावा कोई एक्शन नहीं हो सकता। ठीक है नहीं? सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके बेस पे वो यूज होता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही रहती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल आई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके अलावा कोई एक्शन नहीं होगा। इसी आधार पर क्या है भाई पास्ट, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ वर्ब ही बता देगी क्या? जब कभी भी सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट के आधार पर चेंज नहीं होगा, यहाँ सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई, पास्ट इंडेफिनिट है, इसके अलावा कोई टेंस नहीं हो सकता। समझ गए? और इंग्लिश में मैं आपको एक चीज समझा दूं, 70% यूज इस टेंस का होता है, बाकी 30% में बाकी सारे 11 टेंस आते हैं। कैसे कही सर आपने इतनी बड़ी बात, ये क्या है भाई? ये समझाता हूँ। जब कभी भी आप किसी को कोई भी बात बताते हो तो पास्ट टेंस में बताते हो, पास्ट इंडेफिनिट में बताते हो। किसी की भी कोई कहानी बताओगे, किसी के बारे में कुछ समझाओगे, ये ऐसा था, ये ऐसे करता था, इसके एक राजा था, उसके 2 रानी थी, उसका ये साम्राज्य था, ऐसे। तो इसके आधार पर क्या 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 समझ जाएंगे सामने वाले? क्या समझेंगे? पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। कभी भी कोई भी स्टोरी बताओगे पास्ट इंडेफिनिट में ही बताओगे, कोई ऐसे थोड़ी ना बताओगे फ्यूचर में ऐसा होगा, ये करेंगे, ऐसे कहानी नहीं बनती। ज्यादातर कहानी पुरानी ही बनती है, वो पुराने आधार पर बनती है, पहले क्या हुआ था, इसी आधार पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का 70% यूज होता है बेटा इंग्लिश में। ठीक है, ये आपने समझ लिया। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, ये अभी हमारी एक बात हो रही है सिर्फ अच्छा, इससे पहले मैं आपको समझा दूं फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद मैं आगे समझाता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? फ्यूचर की तो आप पहचान कर लेते हो विल शैल से, विल और शैल से। इंडेफिनिट में क्या होता है बेटा? इसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी विल शैल के साथ आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, इसके अलावा कोई और सा टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, वेरी गुड। ये थे हमारे पॉजिटिव में जब मैं बात करूंगा इंडेफिनिट में। पॉजिटिव मतलब जब सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा तब की बात है ये सारी। अब सेंटेंस निगेटिव होगा यानी नोट वाला सेंटेंस होगा, तो उसमें क्या होगा बेटा, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम। क्या, देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू या डज यूज होता है। डू या सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ डज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू, और इसके साथ बेटा नॉट तो आएगा क्योंकि नॉट वाला सेंटेंस है, डू नॉट और डज नॉट। और वर्ब हम सिंपल यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ ये है। अगर प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है, नोट वाला सेंटेंस है, तो उसमें डू नॉट और डज नॉट यूज करते हैं। अब यहाँ सिंगुलर के सब्जेक्ट में एस क्यों नहीं लगाया वर्ब में, क्योंकि उस एस का यूज हमने डू डज में कर लिया। डू में एस लगा देंगे, डज बन जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, वर्ब सिंपल छोड़ देंगे अब यहाँ पे। समझ गए इतनी बात, इतनी सी तो बात है बस। दूसरा है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है बेटा, निगेटिव वाले में यहाँ डू डज यूज कर रहे थे, यहाँ क्या यूज करेंगे, डिड। मैंने आपको बताया था डू डज मिल गया तो प्रेजेंट की बात होगी, डिड मिल जाएगा तो पास्ट की बात होगी। लिखवा देता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट का, यहाँ सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डिड नॉट ही यूज होता है नोट के साथ। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या समझे, यहाँ भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, लेकिन यहाँ डिड भी तो आ गया, डिड ने हमें पास्ट को भी तो बता दिया। अब डिड ने हमें पास्ट को बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल यूज करें, इंडेफिनिट एक्शन है, इसके अलावा कोई और सा एक्शन हो नहीं सकता। समझ गए, डिड आएगा कभी भी पास्ट हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू डज आएगा हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट। ये यहाँ से आप पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कर लोगे। इसमें इसमें सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है हमारे इस वाले टेंस में क्या है, सिर्फ और विल नॉट और शैल नॉट आ जाएगा, विल नॉट और शैल नॉट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही यूज होगी। ठीक है, यहाँ ये मैंने आपको पूरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन बता दिया। आईएनजी फॉर्म मिलेगी कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फॉर्म मिलेगी परफेक्ट, बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फॉर्म भी आ गई और वो भी आ गया। इंडेफिनिट में क्या है ये मैंने आपको खोल के बता दिया। अब इसके इंटेरोगेटिव रह गए, उसको मैं आपको फोर्थ वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या बेसिक बेसिक चीजें होती हैं टेंस के अंदर, जिसके आधार पर हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं। वो कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। एक दो कराऊंगा, उससे आप समझ जाओगे। ठीक है, थैंक यू इतना कॉर्पोरेशन देने के लिए, कॉर्पोरेट करने के लिए मेरे साथ। बस आपने अगर इतनी वीडियो पेशेंस रख के देख ली, आजकल के स्टूडेंट्स में पेशेंस नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं, हर 15 सेकंड के बाद स्क्रॉल करते रहेंगे और रील आती रहेगी। एक रील आई आर्मी से रिलेटेड तो आर्मी का मोटिवेशन आएगा उनके अंदर, अगली रील आई डॉक्टर से रिलेटेड कि डॉक्टर इतने अच्छे थे, इन्होंने ये किया वो किया, तो अगले अगले 15 सेकंड बाद उनका एम बदल जाएगा, वो डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे। ये चीजें जो है इनको थोड़ा सा कम करो, रील्स देखना कम करो। यूट्यूब, हर चीज के बेटा दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल होता है। आपने किसी भी चीज को सही तरीके से यूज किया तो वो आपको हेल्प देगी, आपने उसका निगेटिव यूज किया तो वो आपको नुकसान देगी। अब आपके पास फोन है, आप फोन में इस तरीके की वीडियो देखते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं अलग अलग पढ़ाते हैं, अगर उनकी वीडियोस देख के अपना टाइम यूटिलाइज करते हो तो इन फ्यूचर आपको वो हेल्प करता है, हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप यही टाइम अगर किसी और वेस्ट चीज में यूज करोगे तो वो आपका कोई पोटेंशियल निकाल के नहीं देगा, वो वेस्ट है, वेस्टेज ऑफ टाइम है वो आपका। ठीक है, अब ज्यादा मैं समझाना नहीं चाहूंगा, बोलोगे कि भाषण देने लगे, समझाने लगे। ये चीज समझाई है मैंने आपको, टेंस बताया, टेंस होते क्या है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम बताया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन बताया। इसकी हेल्प से आप टेंस समझ जाओगे। अब कुछ बेसिक रूल है, उसके आधार पर इंटेरोगेटिव जो होते हैं, इनके पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो आप जानना सीख जाओगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, तीनों वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा साथ दीजिए हमारा भी, इसके जिससे थोड़ा सा मोटिवेट हो, थोड़ी वीडियो वगैरह और बनाऊं आपके लिए। ठीक है, थैंक यू इतना कॉर्पोरेट करने के लिए।